नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों का। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी आज केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं द्वीप पहुंचे, जहां सिलवासा में पीएम नरेंद्र मोदी का लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी ने सिलवासा में नमो अस्पताल के प्रथम चरण का उद्घाटन किया। तो वहीं नमो अस्पताल में 450 बिस्तर हैं। इस अस्पताल में के शुरू होने से इलाके के लोगों को, खासकर आदिवासी समुदाय को, अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाएं मिल सकेंगी। इसके बाद उन्होंने सिलवासा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए 2580 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने सिलवासा में सरकारी विभागों और संगठनों के नवनियुक्त लोगों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। तो वहीं कार्यक्रम में पहुंच पीएम मोदी ने संबोधित किया। चलिए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा अपने संबोधन में। श्री प्रफुल्ल भाई पटेल, संसद में मेरे साथी श्रीमती कलाबेन डेलकर, सभी गणमान्य महानुभाव, भाई और बहनों, नमस्कार। કેમ જો બધા આજે કે ઉત્સાહ જોરદાર લાગે છે। હું સંઘ પ્રદેશના સૌ વહીવટકર્તાઓનો આભાર માનું છું કે મને આપ સૌને મળીને ઉપર અહીં આવવા માટે અવસર દીધો। ઘણા જૂના જૂના ચહેરા બધા નમસ્તે કરવાનો મોકો મળી ગયો। साथियों, सिलवासा और सिलवासा का ये प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ के लोगों का प्यार और दादरा नगर हवेली, दमन दीव, आप सब जानते हैं मेरा कितना पुराना नाता रहा है आप लोगों से। ये दशकों पुराना अपनापन, यहां आकर मुझे कितना आनंद मिलता है, ये केवल मैं और आप ही जानते हैं। बहुत पुराने साथियों को आज मैं देख रहा था। वर्षों पहले मुझे यहां बहुत बार आने का अवसर मिलता था। सिलवासा और पूरा दादरा नगर हवेली, दमन दीव, उस समय क्या हालत थे, कितना अलग था। और लोगों को भी लगता था कि समंदर के किनारे छोटी सी जगह, वहां क्या हो सकता है। लेकिन मुझे यहाँ के लोग, यहाँ के लोगों के सामर्थ्य पर भरोसा था, आप पर भरोसा था। 2014 में केंद्र में सरकार बनने के बाद हमारी सरकार ने इस भरोसे को शक्ति में परिवर्तित कर दिया, उसे आगे बढ़ाया। और आज हमारा सिलवासा, ये प्रदेश एक आधुनिक पहचान के साथ उभर रहा है। सिलवासा एक ऐसा शहर बन चुका है जहां हर जगह के लोग रह रहे हैं। यहां का ये कॉस्मोपॉलिटन मिजाज ये बताता है कि दादरा नगर हवेली में कितनी तेजी से नए अवसरों का विकास हुआ है।
साथियों, इसी विकास अभियान के तहत आज यहां 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन और टूरिज्म, यानी एक प्रकार से हर क्षेत्र से जुड़े ढेर सारे प्रोजेक्ट इस क्षेत्र के विकास को और गति देंगे। यहां नए अवसर पैदा होंगे। मैं आप सभी लोगों को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक नानकड़ी बात કરી દઉં તમને। તમારામાંથી ઘણા બધા, કારણ કે અહીં તો દરેક પરિવારમાં વિદેશ જવું એ કઈ નવું નથી, સિંગાપોર જતા હશો। આ સિંગાપોર કોઈ એક જમાનામાં માછીમારોનું એક નાનકડું ગામ હતું। માછીમારી જ મુખ્ય કામ હતું। खूब टूंका गाळाમાં ત્યાંના લોકોના સંકલ્પ શક્તિએ આ સિંગાપોર બનાવી દીધું। જો સંઘ પ્રદેશ પણ અહીંનો દરેક નાગરિક નક્કી કરે ને તો હું તમારી સાથે ઉભો રહેવા તૈયાર છું। પણ તમારે ચાલવું પડે, પછી એવું નહીં। साथियों, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव हमारे लिए केवल एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ये संघ प्रदेश हमारा गर्व है, हमारी विरासत भी है। इसलिए हम इस प्रदेश को एक ऐसा मॉडल स्टेट बना रहे हैं जो अपने समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जाना जाए। मैं चाहता हूं ये क्षेत्र जाना जाए अपने हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये क्षेत्र जाना जाए आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, यह क्षेत्र को जाना जाए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए। यहां की पहचान हो अपने टूरिज्म से, ब्लू इकोनॉमी से। यहां की पहचान बने यहां की औद्योगिक प्रगति, युवाओं के लिए नए अवसर, महिलाओं की भागीदारी और चौतरफा विकास। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज विश्व स्तरीय मेमोरियल अस्पताल के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, मुझे प्रसन्नता है कि कर्नाटक के मध्य भाग में समाज के निचले तबके के लोगों के लिए मुफ्त इलाज का एक आधुनिक सेंटर स्थापित हुआ है जो वर्षों तक लोगों की सेवा करेगा। इसके लिए मैं मठ के सभी लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूं। सबके जीवन में प्रसन्नता, ये दोनों सूत्रों को आगे बढ़ाया है। आज विश्व प्रसिद्ध उडुपी मठ, परम पूजनीय माधवाचार्य जी के साथ जुड़ा हुआ मठ, आज सेवा की उनकी जो महान परंपरा है उसमें एक और मोती जोड़कर आगे बढ़ रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि बेंगलोर के हृदय के अंदर कर्नाटक के मध्य भाग में ये
गरीब दर्दियों के लिए, समाज के निचले तबके के लोगों के लिए मुफ्त इलाज का एक आधुनिक सेंटर वर्षों तक लोगों की सेवा करेगा। मैं इसके लिए मठ के सभी कर्ता धर्ता को बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। तो वहीं जोधपुर में अपने बेटे की शादी में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, जहां मीडिया के तहत पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बेटी ईश्वर की सबसे अनमोल निधि है। बेटियां दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती हैं। बेटियों के बिना सृष्टि नहीं चल सकती। बेटी है तो कल है, बेटी नहीं तो आपको बताते चले, बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे, ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने आगे क्या कहा आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के स्थानीय निकाय चुनाव में बेटियों को उन्होंने 50% आरक्षण देने की पहल की थी, जो पहले राज्य ने नहीं की थी। देखिए, बेटी दुनिया की ईश्वर की सबसे अनमोल निधि है। बेटियां दया, प्रेम, स्नेह, करुणा, आत्मीयता, मैं तो कहता हूं दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती सब बेटियां हैं। बेटियों के बिना सृष्टि नहीं चल सकती। बेटी है तो ही कल है। बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे। और इसलिए मैं तो बचपन से ही बेटियों के लिए काम करता रहा हूं। मध्य प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद लाडली लक्ष्मी योजना बनाई थी, जिसमें हमने तय किया था कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी लखपति ही पैदा हो। तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के बरसाना स्थित श्री राधा बिहारी इंटर कॉलेज में पूजा अर्चना की और रंगोत्सव 2025 की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और राधा की पूजा करते हुए प्रदेश वासियों के सुख समृद्धि की कामना की। रंगोत्सव की शुरुआत के साथ ही क्षेत्र में धार्मिक और सांस्कृतिक उल्लास का माहौल बना हुआ है। सीएम योगी ने रंगोत्सव की शुरुआत, तो वहीं नगरवासियों में हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ। सीएम योगी ने वहां पहुंच की पूजा अर्चना। बरसाना में रंगोत्सव की मची धूम। सीएम योगी के आगमन से वृंदावन के लोग खुश नजर आ रहे हैं। वहीं सीएम योगी ने रंगोत्सव की शुरुआत की। बरसाना में रंगोत्सव की मची धूम। तो वहीं दिल्ली में 27 सालों बाद सत्ता में आने के बाद बीजेपी जनता के लिए काम करने में जुट गई है। तो वहीं इसी बीच अब बीजेपी ने मार्गों का नाम बदलने का सिलसिला शुरू कर दिया है। औरंगजेब विवाद के बीच बीजेपी ने कई नेताओं ने अपने घर में आगे का पता खुद ही बदल दिया है, जिसका नाम उन्होंने तुगलक लेन की जगह विवेकानंद मार्ग नाम लिख दिया है, जिसमें यूपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने साथ साथ दिल्ली में रहने वाले कई बीजेपी सांसदों ने नाम शामिल हैं, जिन्होंने विवेकानंद मार्ग का नाम रख लिया है। बता दें कि इन्हीं तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि तुगलक लेन की जगह विवेकानंद मार्ग नाम लिख दिया गया है। तो वही यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बताया कि ये आवास, आपको बताते चले, यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने नया आवास आवंटित होते ही विवेकानंद मार्ग का प्लेट लगवा दिया। इसके अलावा सांसद कृष्णपाल गुर्जर ने भी अपने घर का पता अब 8 विवेकानंद मार्ग कर लिया है। एलडी किरण देशमुख ने भी अपने सरकारी आवास का पता अब 4 विवेकानंद मार्ग कर लिया है। तो वहीं विवेकानंद मार्ग की लगाई प्लेट, कई विधायकों ने अब तुगलक लेन का नाम बदलकर विवेकानंद मार्ग की प्लेट अपने अपने घरों के आगे लगा दी है। साथ ही आपको बताते चले, विवेकानंद मार्ग की प्लेटें लगा रहे हैं अब बीजेपी के नेता। औरंगजेब विवाद के बीच बीजेपी का ये दाव, जहां आपको बताते चले कई बीजेपी के नेता अब तुगलक लेन का नाम
बदल रहे हैं और विवेकानंद मार्ग की प्लेटें अपने घर के आगे लगा रहे हैं। विवेकानंद मार्ग की लगाई गई प्लेटें, जहां औरंगजेब विवाद के बीच बीजेपी का ये दाव। तुगलक लेन का नाम बदलकर आपको बताते चले, अब विवेकानंद मार्ग की प्लेटें कई विधायक अपने घरों के आगे लगा रहे हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर अतुल प्रताप सिंह जुड़ गए। सर, ये जो नाम बदले जा रहे हैं, इनकी राजनीति के क्या मायने हैं? तो वहीं आपको बताते चले, तुगलक लेन का नाम बदला जा चुका है, अब उसका नाम विवेकानंद मार्ग की प्लेटें लगाई जा चुकी हैं। दिल्ली में 27 सालों बाद बीजेपी सरकार सत्ता में आने के बाद अब काम करने में जुट चुकी है, तो वहीं इसी बीच अब बीजेपी ने मार्गों का नाम बदलने का सिलसिला शुरू कर दिया है। औरंगजेब विवाद के बीच बीजेपी ने कई नेताओं ने अपने घर के आगे का पता खुद ही बदल दिया, जिसका उन्होंने तुगलक लेन की जगह विवेकानंद मार्ग नाम लिख दिया है, जिसमें यूपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने भी साथ साथ दिल्ली में रहने वाले कई बीजेपी सांसदों ने अपने घर का नाम अब तुगलक लेन से हटाकर विवेकानंद मार्ग कर दिया है। बता दें कि इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रही हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि इनका नाम बदलकर विवेकानंद मार्ग कर दिया गया है। तो इसी खबर पर हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़ चुके हैं। सर, क्या नाम बदलने की इस राजनीति के मायने क्या हैं? लेकिन नाम बदलने की राजनीति और इस मुद्दे पर राजनीति बहुत लंबे समय से हम देखते चले आ रहे हैं, और सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो एक दूसरे पर वो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। लेकिन क्योंकि इस वक्त जो विवाद चल रहा है औरंगजेब को लेकर जो शुरुआत हुई और उसमें तमाम आरोप प्रत्यारोप लगे महाराष्ट्र की धरती पर, उसके बाद विवाद बढ़ते हुए जो है उत्तर प्रदेश और बिहार तक भी पहुंचा और कई नेताओं के अलग अलग पार्टियों के उससे अपने अपने बयान सामने आए या फिर उस पर राजनीति इस तरीके से दिखाई दी। लेकिन फिलहाल अब जिस तरीके से दिनेश शर्मा की तरफ से नाम बदलने वाला भी बोर्ड लगाया गया और बीजेपी के कई और लोग भी तुगलक लेन की बात कर रहे हैं कि इसका भी नाम बदला जाए, हम मुगलों के जो नाम है उनके साथ नहीं रह सकते, उनके साथ नहीं रह सकते, जो हमारे देश की पहचान नहीं है। हमारे अपने जो महापुरुष थे, हमारे जो अपने देश के लोग थे, उनको अगर हम उनके नाम के साथ सम्मानित करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब इस पर बीजेपी का अपना वर्जन होता है और उसके साथ साथ बाकी अन्य दलों का अपना वर्जन होता है, क्योंकि जब इस राजनीति के पीछे जाएंगे तो वहां पर जो मकसद होता है वोट बैंक होता है। तो कुल मिलाकर एक तरफ नाम बदलने की कवायद है, अपने इतिहास में जो लोग थे, जो महापुरुष थे, उनके नाम को दबा दिया गया, खत्म किया गया और मुगलों के नाम पर सड़कें बनाई गई, इमारत बनाई गई। ये आरोप बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के नेताओं की तरफ से हमेशा से ही लगा रहा है। चुनाव में मुद्दा भी रहता है, बड़ा मुद्दा रहता है और कहीं ना कहीं इसका फायदा भी बीजेपी को मिलता है। लेकिन बाकी जो दल हैं वो इससे अपने आप को या तो दूर रखते हैं या फिर अगर उनकी तरफ से इस पर बयानबाजी आती है, कोई टिप्पणी आती है, तो या तो सही टिप्पणी होती है या फिर उसके साथ वो एक समुदाय विशेष के लिए अपनी अलग राय रखते हैं और ये कहते हैं कि हमारे इतिहास को बदला नहीं जाना चाहिए। इतिहास में जो भी रहा है वो चाहे अंग्रेजों का शासनकाल रहा हो या मुगलों का शासनकाल रहा हो या हमारे देश के जो लोग थे, जो राजा थे, जो महापुरुष थे, उनके नाम इतिहास में दर्ज है, तो इतिहास से कोई छेड़खानी ना करे। बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया जाता है विपक्ष की तरफ से कि वो जानबूझकर ऐसे मुद्दों को उठाते हैं ताकि जो मूल मुद्दे हैं उनसे भटकाया जा सके। ये राजनीति है। जी सर, तो क्या आप इससे ये समझे कि तुगलक लेन तो अभी झांकी है, औरंगजेब अकबर बाकी है? या बिल्कुल, इसको ऐसे ही समझ सकते हैं और इसमें औरंगजेब अकबर या फिर कहें कि मुगलों का जब जिक्र होता है, बीजेपी खासतौर से एक हिंदुवादी एजेंडे के साथ रहती है। चुनाव में हमने देखा 14 से लेकर अब तक 24 तक जो है, आप देखिए कि कितना उसका फायदा भी मिला
चुनाव में, और वो एक बड़ा मुद्दा रहता है। बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो कि खुलकर इस पर अपनी बात रखते हैं, वो चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर लें उत्तर प्रदेश में, या फिर बिहार के कई ऐसे नेता है, या फिर महाराष्ट्र के कई ऐसे नेता है। तो जो औरंगजेब को लेकर इस वक्त विवाद छिड़ा हुआ था, उसी विवाद में अब एक बड़ी कड़ी के तौर पर ये डेवलपमेंट निकल कर आई है। बीजेपी के तमाम लोग अब तेजस्वी लेवी के नाम को बदलने की, या फिर कहें कि ये हमारी पहचान नहीं है, इसे हटाया जाना चाहिए, इसकी मांग उठाने लगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की सराहना करते हुए कहा कि योजना प्रधानमंत्री के तहत शुरू की गई और ये एक महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी पहल है। उन्होंने कहा पिछली सरकारों ने इस योजना को नजरअंदाज किया, लेकिन आज दिल्ली में इस योजना के तहत जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार हर अस्पताल में 500 मीटर के भीतर जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे ताकि दिल्ली वासियों को कम दामों में अच्छी दवाइयां मिल सके। योजना देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया वो प्रोजेक्ट जिसके द्वारा देश की जनता का 30 लाख करोड़ रुपए की बचत पिछले 7 सालों में हुई। आज 7वां जन औषधि दिवस है और हमसे पहले की सरकारों ने अपने आप को और सरकार को इस जनहित की योजना से दूर रखा। शायद इसमें प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा था, इस कारण से उनको जुड़ने में दिक्कत थी। पर आज मैं दिल्ली को बधाई देना चाहूंगी कि इस 7वें जन औषधि दिवस के उपलक्ष्य में हम दिल्ली सरकार में जहां भी नियमों के तहत हम जन औषधि केंद्रों को खोल सकते हैं उसे खोला जाएगा और दिल्ली में बहुतायत में जन औषधि केंद्र खुलें और इस योजना का लाभ दिल्ली की जनता को मिले, जहां पर बहुत ही बेसिक मूल्यों में ऐसी दवाइयां जनता के लिए उपलब्ध रहती हैं जो एक जीवनदायिनी दवाई है। तो वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की बड़ी भाभी सीता सोरेन अब जानलेवा हमला करने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि सीता सोरेन पर यह हमला उनके पूर्व पीए देवाशीष गिर्श ने किया है। घटना सराय ढेला का है। आपको बताते चले, जब वे एक शादी समारोह में शामिल होने गई थी, इस दौरान वे एक होटल में रुकी। जब वे कमरे में गई तो वहां पहले से मौजूद देवाशीष ने उन पर पिस्टल चलाने की कोशिश की। हालांकि देवाशीष के फायरिंग करने से पहले ही सीता सोरेन ने सुरक्षा गार्ड से उसे पकड़वा दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही होटल से 2 पिस्टल भी बरामद किए हैं। वहीं सराय ढेला थाना प्रभारी नूतन मोदी ने बताया कि पूर्व विधायक सीता सोरेन की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। कल रात्रि में सूचना मिली थी धनबाद पुलिस को कि माननीय पूर्व विधायिका सीता सोरेन के ऊपर उनके पीए देवाशीष मनोरंजन घोष द्वारा हथियार तान दिया गया था। सूचना पाकर धनबाद पुलिस तुरंत घटनास्थल पे जो सोनोटेल होटल के कमरा नंबर 618 में था वहाँ पे पहुंचकर देवाशीष मनोरंजन घोष के पास से एक देसी पिस्टल बरामद किया एवं घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने की कोशिश की गई। तो उसमें जो प्रथम दृष्टया बात प्रकाश में आई है कि पिछले विधानसभा चुनाव। तो वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि ये सरकार 20 साल पुरानी हो चुकी है और इसका एकमात्र उपाय यही है कि इसे बदला जाए। उन्होंने कहा जब तक सरकार नहीं बदलेगी तब तक लोगों को उनके अधिकार नहीं मिलेंगे। तेजस्वी ने आगे कहा कि बिहार में अफसरशाही हावी है और वे अचेत अवस्था में है। ऐसे में उनसे बेहतर काम की उम्मीद नहीं की जा सकती। खाने का काम करेंगे, सरकार को घेरने का काम करेंगे, लेकिन आप लोग जान रहे हैं जो सरकार जो है अभी मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। अगर मुख्यमंत्री जी से पूछा जाए कि उनका मंत्री कौन कौन विभाग के जरा नाम बता दीजिए तो नहीं बता पाएंगे। जो सच्चाई है, ये 20 साल पुरानी सरकार है, आप लोगों ने भी देखा। इसका एकमात्र सोल्यूशन है कि सरकार बदलिए,
और जब तक सरकार नहीं बदलेगा तब तक आपके अधिकार जो है आपको नहीं मिलेगा। अधिकारियों का रवैया आप लोग जान रहे, पूरे बिहार में अफसरशाही है, कोई किसी को सम्मान। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।